नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत सरकार ने गेहूं के आटे, मैदा और सूजी के आउटबाउंड शिपमेंट पर भी बैन लगा दिया है। इसका उद्देश्य कीमतों में वृद्धि को रोकना बताया गया है। इन चीज़ों के निर्यातकों को अब 12 जुलाई से गेहूं के निर्यात पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मंजूरी की जरूरत होगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक अधिसूचना में कहा कि आटा निर्यातकों को अपना उत्पाद देश से बाहर भेजने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। डीजीएफटी की ओर से कहा गया है ये प्रतिबंध 12 जुलाई से लागू होंगे। 6 जुलाई से पहले जो माल सीमा शुल्क विभाग के पास पहुंच चुका होगा या जिस जहाज़ों पर चढ़ाना शुरू कर दिया गया होगा उस पर नए नियम लागू नहीं होंगे। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ 13 जून को उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामला सीतापुर से जुड़ा हुआ है। गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर को मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा के बारे में वास्तविक चिंता है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जुबैर को सोमवार को सीतापुर की एक अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने कुछ हिंदू संतों को घृणा फैलाने वाले कहा था, जिस पर उनके खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। जुबैर ने सीतापुर में दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी को मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द न करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जुबैर के खिलाफ 3 हिंदू संतों यानी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहने के बाद केस दर्ज किया गया, जिसको मोहम्मद जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की ओर से कहा गया है कि नफरती भाषा की निगरानी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पुलिस की नई रणनीति है, इसलिए ज़रूरी है कि यह माननीय न्यायालय इस नई रणनीति को समझे और इसे शुरू में ही बंद कर दे, ताकि धर्मनिरपेक्ष सामाजिक सक्रियता अपने रास्ते पर जारी रहे, जो समाज में सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने के लिए सबसे ज़रूरी भूमिका निभाती है। याचिका में कहा गया है ये समाज में धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का गला घोंटने के इरादे से किया गया है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसा उन लोगों में डर पैदा करने के लिए किया गया है जिससे वो अब विरोध ना करें। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों को लेकर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार की ओर से कहा गया है ये हमारा आंतरिक मुद्दा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, मामला अदालत के समक्ष है, हमारी कानूनी व्यवस्था स्वतंत्र है, इस पर कोई भी टिप्पणी अनुपयोगी है, ये सही नहीं है। बता दें जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मुक्त रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए फ़ायदेमंद है और प्रतिबंध चिंता का कारण। पत्रकारों को उनके कहने और लिखने के लिए सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए। हम वास्तव में इस विशिष्ट मामले से अवगत हैं और नई दिल्ली में हमारा दूतावास इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। जर्मन प्रवक्ता ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए कोई भी उम्मीद कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को वहां आवश्यक स्थान दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ टीएमसी ने कार्रवाई की मांग की है। ममता बनर्जी पर दिए गए उनके विवादित बयान के विरोध में टीएमसी के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की। बता दें एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में दिलीप घोष ने कहा था कि ममता जिस भी राज्य में जाती हैं खुद को उस राज्य का बताने लगती हैं। जब ममता बनर्जी बंगाल जाती हैं तो खुद को बंगाल की बेटी बोलती हैं, जब गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बन जाती हैं। माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर टैग किया और दिलीप घोष की गिरफ्तारी की भी मांग की। देवी काली विवाद में फंसी महुआ मोइत्रा को लेकर अब टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोग गलती करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि हम काम करते समय गलती करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग सभी अच्छे काम नहीं देखते हैं और अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नकारात्मकता हमारे दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, इसलिए सकारात्मक सोचें। बता दें देवी काली को लेकर दिए गए बयान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा घिर गई हैं, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पीएम मोदी से अपील की है कि वो देश को शांति और एकता का संदेश दें। अशोक गहलोत ने कहा कि हम बार बार पीएम मोदी से राष्ट्र को शांति और एकता का संदेश देने की अपील कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके सलाहकार कौन हैं जो उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर वो अपील करते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल के परिवार की स्थिति को देखते हुए हमने समय पर दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। यह हमारा कर्तव्य है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि उकसावे के बावजूद हमें अपने अनुशासन बनाए रखना है। कर्नाटक के बगलकोट जिले के केरूर कस्बे में बुधवार को ही सांप्रदायिक झड़प में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक शख्स को चाकू मारा गया है। इसमें से 3 लोग एक समुदाय से हैं जबकि चौथा दूसरे समुदाय से है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है। 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद का वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक जगह पर आगजनी की गई है और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि लड़ाई झगड़ा तब शुरू हुआ जब दक्षिणपंथी संगठन हिंदू जागरण वैदिक के कार्यकर्ताओं की एक मुस्लिम युवक यासीन के साथ कहासुनी हुई। हिंदू जागरण वैदिक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यासीन ने हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद जबरदस्त बहस हुई और यासीन अपने साथ कुछ लोगों को ले आया। इसके बाद दोनों समुदायों के लोग भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं और 18 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के साथ आ गए हैं। इस गुट के पार्षदों ने बुधवार रात को बैठक की और उसके बाद शिंदे गुट के साथ आने का ऐलान किया। बीएमसी यानी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के बाद ठाणे नगर निगम को सबसे ताकतवर नगर निगम माना जाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम में ही बतौर पार्षद अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली के इलाकों में एकनाथ शिंदे गुट का जबरदस्त असर है और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा के सांसद भी हैं। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो और उससे जुड़ी कंपनियों पर देश भर में 48 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने गुरुवार को बताया कि चीनी कंपनी भारत के सरकारी खजाने को चूना लगा रही थी। वो हर साल टैक्स चोरी करने के लिए अपने कुल टर्नओवर का 50% यानी करीब 62,000 करोड़ रुपए रेमिटेंस के तौर पर चीन भेज देती है। नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेमिटेंस के तौर पर पैसा विदेश भेजता है तो टैक्स नहीं लगता है। ईडी ने छापेमारी को लेकर बताया कि उसने 119 बैंक खातों में रखे 465 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसमें वीवो इंडिया की 66 करोड़ की एफडी, 2 किलो सोना और 73 लाख रुपए नकद भी शामिल हैं। ब्रिटेन में भारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच अब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो नए नेता के ऐलान तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टी में नेता पद के लिए मुकाबला होगा और उसके बाद ही नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा। 2 मंत्रियों के इस्तीफे से यह राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ और ये जॉनसन की कुर्सी तक मामला पहुंच गया। अपनी स्पीच में बोरिस जॉनसन ने कहा कि जो भी नया नेता होगा वो उनको अपना पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि इस पद को छोड़ते हुए वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी जॉब को छोड़ते हुए मैं कितना दुखी हूं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी खाली होने के बाद इस कुर्सी के दावेदारों में कौन कौन है, इस पर ब्रिटेन में चर्चा हो रही है। इस दौड़ में अभी तक सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनाक के अलावा भी कई और नाम हैं जो चर्चा में हैं। सुनाक के बाद पेनी मॉर्डन पर भी सबकी नजरें हैं। मॉर्डन को पार्टी में मजबूत ब्रेक्जिट समर्थक, साख वाला, करिश्माई नेता और अच्छे नेतृत्व गुणों वाला नेता माना जाता है। रक्षा सचिव बेन वालेस, विदेश सचिव लिज ट्रस और ट्रेजरी के नए चांसलर नादिम जाहबी भी शीर्ष 5 दावेदारों में शामिल हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद का नाम भी सूची में जोड़ा जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।